अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हो गए हैं और 11 सालों से दिल्ली के तख्त पर उनकी हुकूमत है, उनका शासन चल रहा है। वो लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री। विकसित भारत का संकल्प लेने वाले और सपना दिखाने वाले वो इस देश के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने ये कल्पना की कि 2047 जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तब तक भारत विकसित हो गया होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिस्से में सफलताएं क्या हैं, विफलताएं क्या हैं, उन्होंने क्या खोया, क्या पाया, और अब 75 साल की इस उम्र तक पहुंचने के बाद उनके बारे में राजनीतिक आकलन क्या है और ये देश उनके हाथों में कितना सुरक्षित और कितना विकास की ओर बढ़ रहा है। क्या उनके बारे में ओपिनियन सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष और बाकी लोग रखते हैं। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्म दिवस है। वो 75 वर्ष के हो गए हैं और 75 वर्ष के इस शासन में वो देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री हैं। किसी के भी जीवन काल में भारत जैसे विशाल देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना ये कोई साधारण बात नहीं है, ये एक बहुत ही असाधारण बात है। तो कौन है प्रधानमंत्री मोदी और उनमें इतनी राजनीतिक क्षमताएं कैसे हैं और वो उनके पास भारत के विकास का क्या विजन है, उनके हिस्से की सफलताएं क्या हैं, उनकी विफलताएं क्या हैं, सफलता और असफलता के बीच उनकी राजनीति, उनका जीवन, विवाद, संवाद और वाद विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीतिक रूप से पिछले 3 चुनावों में अजेय रहे हैं जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। इस बार बीजेपी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन सहयोगी दलों के साथ मिलाकर कंफर्टेबली वो सरकार को चला रहे हैं। लेकिन पीछे के 2 बार उनको लगातार स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ। कई राज्यों की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बनी और जनता ने उनको बेशुमार प्यार दिया, बेशुमार समर्थन दिया और बेहिसाब तरीके से जनता उनके साथ खड़ी रही। प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कड़े से कड़ा फैसला भी किया, सही था या गलत, लेकिन जनता ने उनका साथ देने में कोई कमी नहीं की। जनता ने यह माना कि प्रधानमंत्री की नीयत ठीक है, इस कारण पब्लिक ने उन्हें सपोर्ट भी किया और उनकी सरकारें राज्य में भी बनी और केंद्र में तो तीसरी बार बनकर आए। तो 75 साल के इस मुकाम पर पहुंचकर एक व्यक्ति अभी भी अजेय खड़ा है और भारत की राजनीति में उसको मुकाबला देने के लिए सभी विपक्षी दलों ने कई बार हाथ मिलाया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो जीत नहीं पाए। अब वो 75 साल के हैं, उसके बावजूद उनकी सक्रियता देखते ही बनती है। गुजरात से लेकर बिहार, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक प्रधानमंत्री मोदी आज भी पॉलिटिकली स्वीकार्य हैं और वो उतने ही रेलिवेंट हैं और आज भी जनता को ध्यान खींचने में उनसे ज़्यादा तेज नेता शायद ही भारत की राजनीति में कोई मिले। इस देश को प्रधानमंत्री ने बहुत से सपने दिखाए, कुछ पूरे हुए, बहुत से अधूरे भी रह गए। उनकी तारीफ भी होती है तो उनकी आलोचना के लिए विपक्ष पूरा एक श्वेत पत्र जारी करता है। तो प्रधानमंत्री के इन 11 सालों के कार्यकाल में भारत का आर्थिक विकास, भारत का सामाजिक विकास, भारत का औद्योगिक विकास किस गति से कहाँ तक पहुँचा। एक आम आदमी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली की गद्दी पे बैठने पर एक आम आदमी को क्या हासिल हुआ और ख़ास लोगों को क्या हासिल हुआ, भारत की राजनीति में क्या बदलाव हुआ है। जिस प्रकार की परिवर्तन की लहर 2014 में चली थी, आज भी बीजेपी ने उस पर काफ़ी कुछ नियंत्रण बनाए रखा है। यह अलग बात है कि पिछले चुनाव में उनकी कुछ ग्रिप ढीली हुई, लेकिन हमें यह समग्रता के साथ देखना पड़ेगा कि भारत के विकास को लेकर जो वायदे और दावे किए गए थे उनमें कितने पूरे हुए और अब उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और बीजेपी के नेतृत्व, एनडीए के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री मोदी की सरकार क्या जनता से किए गए वायदों को इस कार्यकाल में पूरा करने की स्थिति है या नहीं। आज चर्चा हम इस विषय की करने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आज आए कुछ बयान आप देख लें, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं ही दुनिया के सबसे दूरदर्शी और लोकप्रिय राजनेताओं में उनकी गिनती होती है। आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस नए भारत का दर्शन कर रही है, जो भारत
अब दुनिया का पिछलग्गू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए आज प्रेरित कर रहा है कि सरकार प्रति व्यक्ति आय सबकी न बताए, कम से कम उनकी आय बता दे जिनको राशन दे रही है सरकार। ये वेस्टर्न कंट्रीज का तो सूट करता है, वहां तो हर आदमी है इतना संपन्न, लेकिन भारत में नहीं है इस तरह का संपन्न। तो ये जो आंकड़ा भारत का आंकड़ा देते हैं और तब जब ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में इतने नंबर पे पहुंच गई है, तो कुछ लोगों की हैसियत बढ़ी है, कुछ लोग मालदार हुए, आम लोग भारत में मालदार नहीं हुए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75वें जन्म दिवस पर मैं उनको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपका जो सफर रहा है, जर्नी रही है, जो आपकी कहानी है एक छोटे से शहर से लेकर ग्लोबल स्टेज तक, वो बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। आपकी मेहनत और अपने देश के प्रति डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। सच तो यह है सर कि 75 साल की उम्र में जो आपकी पेस है, एनर्जी है, वो हम जैसे जवान लोगों को भी पीछे छोड़ देती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की 75वीं सालगिरह के मौके पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर। हमारे देश के विकास के लिए जो आपने योगदान दिए हैं वो हमेशा याद किए जाएंगे और इस खुशी के मौके पर हमारी ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि आपको वो लंबी आयु दे। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ी देर में हमें बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह ज्वाइन करेंगी। देश के जाने माने पत्रकार विनय राय मेरे साथ मौजूद हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता, फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। विनय राय जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 75 वर्ष के हो गए हैं। देश में तीसरी बार लगातार उनका शासन है। 11 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। विपक्ष लाख आरोप लगाए, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद है जहां पर जनता मोदी को पसंद करती है और उन्हें वोट भी देती है। देखिए, जाहिर सी बात है कि 2014 से लेकर अभी तक का जो कारवा भाजपा का बढ़ा है, उसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। वो नरेंद्र मोदी के नाम का ही परचम सब लहरा रहे हैं। आपको भी पता है कि जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव मैदान में जाते हैं, उनको पता है कि उनकी खुद की क्षमता क्या है और उनके नेतृत्व के जो मुखिया है नरेंद्र मोदी की क्षमता क्या है। और सबसे बड़ी चीज है कि नरेंद्र मोदी की आज 75 साल की उम्र पे जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो उनके हर उन क्रियाकलापों की भी चर्चा होनी चाहिए। चाहे वो संगठन में जब थे तो उनका तेवर जिस तरह का से था, आज जब वो प्रधानमंत्री हैं, इसके पहले जब वो मुख्यमंत्री थे, उनके सबसे बड़ी जो चीज है कमिटमेंट, उनका सबसे पहले हावी रहा है उनके ऊपर। जो कमिटमेंट वो कर लेते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो जिन चीजों को लेकर के बार बार विपक्ष उनको घेरता है, वो उसी को हथियार बना लेते हैं। तो आपके ऊपर कोई दुश्मन गोला दागे और उस गोले को आप गुलदस्ता बना लें, ये हुनर नरेंद्र मोदी के अंदर बखूबी है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी के अंदर वो क्षमता है जो बार बार अभी 75 साल का जब जिक्र आता है तो लोग के मन में धड़कन बढ़ जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 75 साल के बाद वो कुर्सी छोड़ देंगे या उन्हें कहीं से दबाव डाल के हटा दिया जाएगा। लेकिन ये भी सच है कि आज अगर नरेंद्र मोदी तय कर लें भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रधानमंत्री नहीं रहना है, तो सारे पार्टी के नेता उनका पैर पकड़ लेंगे, कि उनको ही पता है कि बिना उनकी बैसाखी के सरकार नहीं बन सकती, बिना उनके नाम के बैसाखी के वो सांसद नहीं बन सकते। वरना स्थिति वही आ जाएगी जो 2004 से पहले की थी। तो आप मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री अजेय क्यों हैं? अब तक उनको विपक्ष, सम्मिलित विपक्ष भी उन्हें नहीं हरा पाया। देखो, उसका कारण है ब्रजेश जी, आप तो पढ़े लिखे भी चीजों को देखते रहते हैं, वीडियो भी देखते रहते हैं, पुराने इतिहास को भी आप जानते हैं। जैसे उनके एजुकेशन को लेकर सवाल खड़ा किया जाता है, लोग आधी क्लिपिंग चलाते हैं, भूल जाते हैं कि रूबरू के कार्यक्रम में राजीव शुक्ला जी के साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम हाई स्कूल तक स्कूल गए, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जाम देकर हम पास किए। वो कब का इंटरव्यू है? जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे। उनके जाति को मुद्दा बनाया गया कि वो जो कहते हैं कि हम ओबीसी और पिछड़े में आते हैं, वो बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद हो गए। उस इंटरव्यू में वो खुलासा कर चुके हैं जो मुख्यमंत्री तक नहीं थे। तो मेरा मत सीधा है, उस समय वो टेक्नोसोवी की बात करते हैं, नेट चलाते थे। तो सबसे बड़ी चीज है कि जब आप अपने काम को लेकर ईमानदार रहते हैं, आप में स्पष्ट सोच होती है, आप बातों को रखने का सही सलीका जानते हैं, और सबसे बड़ी चीज है जब आरोप लगे तो उसमें खामोश हो जाइए। सबसे ताजा उदाहरण अभी डोनाल्ड ट्रंप का है। जिस तरीके से टैरिफ को लेकर इतनी चर्चा हुई, आपने एक बयान नहीं देखा होगा नरेंद्र मोदी का, सिर्फ एक बयान को छोड़कर, जिसमें उन्होंने कहा चाहे जो कीमत चुकानी पड़े हम किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा अपने आप में मुद्दा है। वरना डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति हर 2 दिन पे बयान बदल रहा है और भारत का प्रधानमंत्री शांति के साथ उसका मुकाबला कर रहा है। ये उनका कमिटमेंट है। ऑलराइट, तो आपको लगता है कि विपक्ष
के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है कि जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा पाए? अभी तो फिलहाल कोई ऐसा अस्त्र नहीं दिखता। आपने उनको चोर कह लिया, आपने उनको हत्यारा कह लिया, अब नया वोट चोरी का एक अलग आरोप लेके आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, जो जनता में जो व्यक्ति पॉपुलर होता है वो जनता स्वीकार करती है, और ये हकीकत है, ये सबको पता है। बीजेपी की कितनी निर्भरता मोदी पर है? राज्यों के भी चुनाव हो, पंचायत का भी चुनाव हो, नगरपालिका का भी चुनाव हो, विधानसभाओं में तो बट ऑब्वियस है, हर जगह मोदी ही लड़ते हैं। अभी मैं बिहार में देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी हो या तेजस्वी यादव, वो नीतीश कुमार को एक बार भी याद नहीं करते हैं, जबकि नीतीश लगातार मुख्यमंत्री हैं। वहां का मुद्दा भी मोदी ही बने हुए हैं। इसीलिए विजय जी धार कमजोर हो जाती है। मालूम चले कि प्रधान ने कुछ गड़बड़ किया, वहां भी आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा बेचा, विधायक कुछ गलती किया, वहां भी आपने नरेंद्र मोदी का चेहरा बेचा, सांसद गलती करे वहां भी नरेंद्र मोदी। तो कम से कम एक अपने बड़े चेहरे को बड़े युद्ध के लिए तैयार रखिए। हर जगह आप उन्हीं के नाम का अगर सहारा लेंगे तो कब तक एक अस्त्र काम करेगा। लेकिन फिर भी मैं बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी की क्षमता को, उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्ति को, कि हर चुनाव में नाम इस्तेमाल होने के बावजूद वो लगभग पिछले 11 साल तो 12 साल ऐसे ही हो गया प्रधानमंत्री के रूप में, और मुख्यमंत्री के समय से पॉपुलर आपको लगता है कि उनकी छवि आज भी इंटैक्ट है और उनकी जो इमेज है उस पर अभी कोई डेंट नहीं आया है? नहीं, कोई डेंट नहीं है। अभी भी करप्शन का चार्ज उन पर नहीं लगा पाए आप। आपने राफेल का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट में ले गए, उसका कोई नतीजा सामने नहीं निकल कर आ पाया। जो आप आरोप लगाते हैं उसको खुद कुंद कर देते हैं। प्लीज कंटिन्यू विद अस। मैं 75 साल के ब्रैकेट को लेकर इसमें घिरे हुए, वो पार्टी का इंटरनल मसला है, बाकी आगे का देखिए क्या होता है। थैंक यू। प्रियंका गुप्ता, कांग्रेस कमेटी जो अपोजिशन है उसकी प्रवक्ता है। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। मोदी जी आज 75 साल के हो गए, आप लोगों ने भी उन्हें बधाई दी, तो उनके शासन को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी का जन्मदिन है, प्रधानमंत्री हैं देश के, तो उनकी लंबी उम्र की कामना करती हूँ और बधाई देती हूँ। पर कुछ पंक्तियाँ मैंने उनके लिए लिखी हैं तो मैं उसको सुनाना चाहती हूँ आपके माध्यम से जनता के बीच में, कि मुझको 2 करोड़ रोजगार का जवाब दीजिए और देश के बेरोजगारों को जवाब दीजिए। पेपर लीक करने वाली सरकार देखिए, सड़कों पे पिटते हुए युवाओं को लहूलुहान न कीजिए। परमानेंट नौकरी का उपचार कीजिए, काले धन पर भी तो अब बात कीजिए। देश के युवाओं को जय शाह जी वाली जो है आप चमत्कार दीजिए, और भ्रष्टाचार करने वालों को पद और सम्मान मिल रहा है, और महंगाई से देखिए किस तरीके से दिवाला निकल रहा है, तो गरीबों का भी तो कुछ ध्यान कीजिए। अब पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम देखिए, और हिंदू और मुसलमान का जो अलगाव है उसको बंद कीजिए। नेहरू जी और गांधी जी का सम्मान कीजिए, और मित्रों के आगे अपने हिंदुस्तान को देखिए। आज काव्य पाठ कर रही हैं मैडम? काव्य पाठ नहीं कर रही हूँ, कुछ चंद लाइनों में मैंने जो है पूरी समराइज। मुझे लगा शायद कांग्रेस ने रणनीति बदली हो और प्रवक्ताओं से अब काव्य पाठ कराते हो। नहीं, काव्य पाठ तो देखिए तरीका होता है कहने का, सब तरीके से भाई आलोचना करनी है आपको, आलोचना कर सकते हैं। विपक्ष का काम क्या होता है? आलोचना करना होता है। परंतु आज जिस तरीके से आलोचना विपक्ष कर रहा है कि वोट चोरी, तो वोट चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो पूरे देश में उठा है, और मुझे लगता है कि आज उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके के केसेस निकल कर आ रहे हैं कि एक घर में महोबा के आप देखिए 4200 से ज़्यादा वोटर एक घर में रजिस्टर है। तो ये क्या चल रहा है देश में? तो सबसे बड़ी 2014, 2019, 2024 तो मोदी की आंधी कांग्रेस को उड़ा ले गई। अरे भाई 2014 के बाद आप 2024 का भी चुनाव देखिए कि किस तरीके से आंधी उन्हीं को उड़ा के ले गई है। बट वो भी आज भी प्रधानमंत्री हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हैं, बैसाखी पे चलने वाले प्रधानमंत्री जी हैं। अभी तो ईडी, सीबीआई और देखिए ईडी है, सीबीआई है, और उसके साथ में उनके पास मनी तंत्र है और ताकत है। इसके मैडम, डेमोक्रेसी में हेड काउंट्स होते हैं और उनके पास हैं। नहीं, हेड काउंट्स होते हैं, पर वोट चोरी करके थोड़ी ना आप हेड काउंट्स बढ़ा लेंगे। आप वोट चोरी कर रहे हैं जिसके लिए आप जवाब दे हैं, और उसके बाद आपको पूरी तरीके से एक्सपोज किया है आदरणीय राहुल गांधी जी ने। तो मैं समझती हूँ कि वोट चोरी एक बड़ा जो दाग है वो उनके ऊपर लगा हुआ है। पिछले 70 साल में ऐसा कभी किसी प्रधानमंत्री के ऊपर संविधान इस तरीके का और आरक्षण चिपकाया, इस बार आप वोट चोरी पर। देखिए, आरक्षण तो सबको, देखिए आरक्षण की जो समस्या है वो तो पूरा देश जानता है कि किस तरीके से आरक्षण को खत्म करने की जो साजिश की जा रही है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री जी लगातार सरकारी नौकरियों को खत्म करते जा रहे हैं और आरक्षण को एक तरीके से समाप्त करते चले जा रहे हैं। लेटरल एंट्री कौन लेकर आया? उसको यू टर्न किसने लिया? कृषि कानून कौन लेकर आया? आप उनके खिलाफ जिस तरह के हथियार इस्तेमाल करती हैं, उनके पास सबका एयर डिफेंस मौजूद है। भाई देखिए, सब जगह से फेल है, चाहे वो विदेश नीति देख लीजिए, चाहे वो कूटनीति देख लीजिए। पाकिस्तान को जनता की नीति उन्हें पसंद आ रही है। नहीं, जनता को दे तो रहे हैं, वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं,
अब बताइए कि जनता उस पर खुश है कि नहीं है? नौकरियां चाहिए जनता को, वो दे नहीं पा रहे। अब महंगाई देखिए, जीएसटी पे यू टर्न ले रहे हैं, हर चीज पे। तो आप जितने भी आपने आज तक जितनी भी चीजें बोली, चाहे वो नोटबंदी की हो, चाहे वो आपने जीएसटी लगाई हो, हर चीज पर तो आपने 16 में नोटबंदी की, 19 जीते 24 जीते, जनता तो नाराज नहीं है ना। नहीं, जनता नाराज है। आप देखिए लगातार जनता आपको जरूर सत्ता से बेदखल रखना चाहती जनता है। लगातार लोकप्रियता उनकी कम हो रही है। आज आप खुद देखिए कि उनके जो फॉलोअर हैं उनको लगातार आप सोशल मीडिया पे देखिए किस मैं तरीके खुद से कह रहा हूँ ट्रोल कर पहले रहे हैं। जैसा नहीं है, लेकिन पहले अभी जैसा भी नहीं है, अभी भी ये- हेड काउंट्स में ये वो बात- सत्ता में है। नहीं है। अरे और आप हेड सत्ता से काउंट की बहुत बात मत दूर है, करिए। मैडम। नहीं, बिल्कुल दूर नहीं है सत्ता से। एक आप थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैं अनिला सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। अनिला जी, आज आपके टॉप लीडर प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है, तो मैं जानना चाहता हूँ, वो 75 साल के हो गए हैं, 11 साल से दिल्ली में उनकी हुकूमत है, तीसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर मैडम कितनी निर्भरता है? मेरी सबको राम राम। और भारत राष्ट्र के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है। ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, मजबूत रखे, और जिस प्रकार से वो पूरे राष्ट्र को चला रहे हैं, और आज भारतवर्ष जो है एक अपने आप में जाना माना नाम हो गया है। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, चाहे वो अमेरिका हो, भारत को इग्नोर करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये तो सिद्ध हो गया है, और ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। विपक्ष यहाँ बैठकर काव्य पाठ करे, वो उनका चरित्र दिखाता है, क्योंकि और कुछ काम धाम तो रह नहीं गया। तो चलो कविताएं पढ़ लें, कुछ तो करना चाहिए ना। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो चलो काव्य पाठ कर लें। नरेंद्र मोदी जी और शक्तिशाली होते हैं जब जब विपक्ष जो है उनके ऊपर आक्रमण करता है। अगर मैं 11 वर्ष का, जैसा आप कह रहे हैं कि आप क्या नरेंद्र मोदी जी के ऊपर निर्भर है, हाँ जी साहब हैं। हमारे पास नेता एक ऐसा है जिसके ऊपर हम निर्भर हैं, इनके पास है। बिहार चुनाव का जिक्र आपने किया, तेजस्वी जो है माथा पकड़ के बैठे हुए हैं। पूरा सारा अकॉर्डिंग टू तेजस्वी यादव की जो एक लाइन पकड़कर वो बिहार के चुनाव में जाना चाहते थे, वो डिरेल कर दी राहुल गांधी ने। वो चाह रहे थे कि बिहार के कुछ मुद्दों को लेकर मैं जाऊं चुनाव में, वो डिरेल कर दिया राहुल गांधी ने। जब कांग्रेस के पास ऐसा नेता है ही नहीं, तो वो क्लेम नहीं कर सकते। और मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे बहुत बहुत गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा नेता है जो न केवल पर पहले के मुकाबले उनकी ताकत कम हो रही है, और वो उतना समर्थन भी उनका अब कम हो रहा है। देखिए, तीसरी बार सरकार तो जरूर बन गई, पर आप बहुमत से दूर हैं। देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश से आती हूं, तो उत्तर प्रदेश का एक बहुत मेजर रोल रहता है इस राष्ट्र की राजनीति में। एक बिल्कुल झूठी अफवाह विपक्ष ने फैलाई थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं वो बहकावे में आ गए थे। बाद में उनको बहुत पछतावा हुआ, इसलिए आपको लगता है क्लियर मेजॉरिटी नहीं आई। नहीं तो हमारी क्लियर मेजॉरिटी आती, 100% आती। आज भी सबसे लोकप्रिय नेता जो है पूरे विश्व में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में, नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता नहीं कर रही, ये इंटरनेशनल एजेंसीज जो सर्वे करती हैं वो कह रही हैं। भारत तो कह ही रहा है, क्योंकि अगर आप कोई भी आप पैरामीटर देख लीजिए, चाहे वो डिफेंस है, चाहे वो इकोनॉमी है, वो चाहे वो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, कोई भी ABCD कोई भी पैरामीटर उठाकर देख लीजिए, क्या हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ा है? चौथी अगर सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था आज भारत बन पाया है, तो क्या कांग्रेस लेकर आए थे? जब ये लोग इन लोगों ने ये सत्ता छोड़ी थी, 9वीं या 10वें पायदान पे थे, फ्रेजाइल 5 में आता था, और आज हम चौथे स्थान पर खड़े हुए हैं इकोनॉमी में। धन्यवाद। प्लीज हमारे साथ कंटिन्यू रहिएगा। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई को आमंत्रित करता हूं। फराज जी, आज देश के प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है, और बीजेपी की माइटी पावर वाली गवर्नमेंट पूरे देश के कई राज्यों में है। आपके प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी है। आप उन्हें 17 में भी नहीं हरा पाए, आप उन्हें 22 में भी नहीं हरा पाए। अब 1-1.5 साल बाद आप फिर मुकाबले के लिए उनके सामने होंगे। तो बताइए कि मुद्दा मोदी योगी होंगे, या फिर आप मानते हैं कि बीजेपी को आप सब लोग मिलकर भी लास्ट इलेक्शन में नहीं हरा पाए? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और खुदा उनको साथ सेहत की लंबी उम्र दे।
और उनको इस बात का हौसला दे कि वो जो भी वादे देश से करते हैं वो पूरे हों। अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला कि अपने ओपनिंग स्टेटमेंट्स में कि वो जो अपने वादे हैं वो पूरे करते हैं। तो उनका एक वादा था कि पेट्रोल और डीजल 50-60 रुपए में बिकेगा। मैंने ऐसा कोई क्लेम नहीं किया कि वायदा पूरा करते हैं ना। अच्छा, ओके। सफलताएं विफलताएं, ओके, ये वर्ड मैंने यूज किया था। तो अभी पैनल में किसी ने खैर बोला था कि वो जो अपने वादे हैं पूरा करते हैं, तो पेट्रोल और डीजल जो है वो 50 रुपए में बिक रहा होगा कहीं, भाई मुझे तो नहीं मिलता है। 15 लाख रुपए किसके खाते में आए? मेरे खाते में तो नहीं आए, मुझे भी नहीं पता। ब्लैक मनी का क्या हुआ पता नहीं। जो नोटबंदी के बाद जो कैश इन सर्कुलेशन जो है वो डबल हो गया, और आरबीआई के हिसाब से जो 500 और 1000 के नोट जो थे वो सिस्टम में 99% वापस आ गए। प्रधानमंत्री जी ने वादों की बात हो रही है ना, तो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, मेक इन इंडिया बहुत अच्छी स्कीम लाए थे। उन्होंने वादा किया था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 25% हो जाएगा, और वो जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में था उससे भी नीचे आ गया है। 2 करोड़ नौकरियां तो पूरे देश को हर साल मिल ही रही हैं, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज विशुद्ध किसानी से सरकारी डेटा है कि 27 रुपए पर डे के हिसाब से किसान कमा रहा है, तो किसान की आय भी दुगनी हो गई। स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात हुई। अभी उत्तर प्रदेश में ही बलिया में, आपने अखबारों में पढ़ा होगा, आपके चैनल ने भी शायद कवर किया था ब्रजेश जी, कि एक मरीज का इलाज जो है वो टॉर्च से हो रहा था। तो ये दिखाता है कि बिजली व्यवस्था हमारी कैसी है और स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। तो बहरहाल ये है। और कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अभी बड़ी सब हमने भी शुभकामनाएं दी, हमारी बहन ने भी शुभकामनाएं दी। इन्होंने तो बहुत अच्छी कविता भी पढ़ी, हालांकि कविता के ऊपर भाजपा की प्रवक्ता ने शायद कुछ उस पर कमेंट भी किया था कि अब इनका ये क्या हो गया है, चरित्र हो गया है, क्या हो गया, आई डोंट नो। लेकिन कवि तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी वो बहुत बड़े कवि थे, और मुझे लगता है कविता के माध्यम से प्रियंका जी के काव्य पाठ पर थोड़ा सा तंज कसते हैं। हाँ, तो काव्य पाठ से तो पूरी सत्ताएं बदल जाती हैं। तो हो सकता है प्रियंका जी के इस काव्य पाठ से उत्तर प्रदेश की सत्ता भी बदल जाए। खैर, आज हमको बड़ा अफसोस होता है। अफसोस ये होता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से 11 साल से प्रधानमंत्री बने हैं, उस 2013 से ही एक इस देश में ब्रजेश जी एक वॉइस आनी शुरू हो गई थी। लग रहा था कि सब अब ठीक हो जाएगा। आपको पता है कि आज देश के 35% बच्चे जो हैं वो स्टंटिंग के शिकार हैं। इस दुनिया में ब्रजेश जी, पूरी दुनिया के 1/3 कुपोषित बच्चे भारत में हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु जी का जो वो है वो अचीवमेंट, और ये मेरा आंकड़ा नहीं, यूनिसेफ का है। जनता से कहूंगा तुरंत जाकर के गूगल पे चेक करें, यूनिसेफ का आंकड़ा है कि दुनिया के कुपोषित बच्चों में 1/3 भारत में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की रिपोर्ट है, सरकारी रिपोर्ट है, पार्लियामेंट में पेश की गई थी। इस मोदी जी के इस शासनकाल में, इस अमृत काल में, आज देश में जो लोग गटर साफ कर रहे हैं, जो लोग टॉयलेट साफ कर रहे हैं, जो लोग गंदगी साफ कर रहे हैं, उसमें 92% जो हैं वो SC ST और OBC के आते हैं। ये अचीवमेंट है आदरणीय मोदी जी का। आदरणीय मोदी जी सबको मोदी जी खींच के लाए इस काम में, इसके पहले नहीं थे। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि इससे पहले थे। तो फिर आपने झूठे वादे क्यों किए? आपने जनता से झूठ बोल करके झूठे वादे क्यों किए? अभी हमारी बहन अनिला सिंह जी ने बोला कि उत्तर प्रदेश की जनता को क्या गुमराह किया गया या भ्रमित हो गई, मिसलीड या कुछ हो गई। तो आप लोगों ने लेकिन मोदी जी का रथ यूपी में रोक लिया था, ये आपका अचीवमेंट था, पर आप इतने दबाव में हैं कि आपको याद भी नहीं रह गया। कोई दबाव में नहीं है ब्रजेश जी, हमने पिछली डिबेट में भी आपसे बोला था। आपने शुरुआत यहां से करनी थी तो आप डिरेल हो गए। बिल्कुल डिरेल नहीं हुए। सबसे पहले हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनकी जन्मदिन की बधाई दी, और 2027, और एक बात मैं और आपको याद दिलाना चाहता हूं, शायद आप मेरा टाइम खत्म करने वाले हैं, कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 4 मिनट से बोल रहे हो और मैं टाइम खत्म। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करें, और आप, मुझे उम्मीद है आज रात में 10 बजे भारत समाचार के टेलीविजन पे आएंगे और कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया। वो मार्गदर्शक मंडल में जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। वो अपना देखो, योगी जी ने अपना एक वादा पूरा किया। अभी मुझे विनय राय जी बता रहे थे कि बरेली में दिशा पाटनी जो एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, उनके घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों जो शूटर्स थे, उनके शरीर में इतना पीतल भर दिया गया है कि शायद उनको सांस भी नहीं आ रही है। अभी मारे गए हैं, बचे हैं, इसके कंफर्मेशन तो नहीं, बट ऑलमोस्ट उनको आप ख़त्म ही समझिए। तो योगी जी ने विश्नोई और बरार जैसे गैंगों को कम से कम यूपी में एंट्री तो रोक दी है।
नहीं, उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी के हिसाब काफी से पीतल भरा गया उनके नहीं, शरीर में। ब्रजेश जी देखिए ये सब टोकनिज्म की आप बात मत करिए। मैं तो सरकारी रिपोर्ट्स का हवाला देकर के बोल रहा हूं। अभी ब्रेकिंग न्यूज आई तो बता दी, आप क्यों तिल मिला रहे हो? इनकाउंटर हुआ, अच्छी बात है। नहीं, ठीक है। बदमाश मारे गए सर। नहीं, तकलीफ किस बात की? बदमाश Appreciate। गोरखपुर में भी एक गोली चली थी, वहाँ उसका जिक्र कर दीजिए। वहाँ भी लगी है। नहीं, गोरखपुर में गोली चल गई, उसमें दीपक गुप्ता नाम का बच्चा मर गया। नहीं तो उसका भी इनकाउंटर हुआ मैडम। अरे भाई इनकाउंटर हो गया कि इनकाउंटर यहाँ करने की देखिए नौबत पुलिस के क्यों पास आई? एक ही यहाँ तो इंस्टेंट सब दवा भाग है, गए थे ना अपराधी क्राइम सर। करोगे ये लोग गोली अरे लेते अपराधी जाओ। तो सब तख्ती कुछ को सीने गले पे में लगती डाल है, के कुछ को भाग पैर गए पे थे लगती ना। है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप बीजेपी के नए नए सहयोगी हैं। मोदी जी का आज जन्मदिन है, बताइए कि मोदी जी के बारे में आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है और आपकी पार्टी की कितनी निर्भरता मोदी जी पर है? देखिए, मोदी जी के साथ आज उनका जन्मदिन है। सबसे पहले उनको पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से उनको जन्मदिन की बधाई कि वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। और मोदी जी के अगुवाई में एनडीए में हम लोग, हमारी पार्टी शामिल हुई, राष्ट्रीय लोकदल शामिल हुआ। और उनके कामों को देख करके कि उन्होंने किसानों के लिए जो उनके मन में दर्द है और किसानों का जो उन्होंने सम्मान किया, और उन किसानों पर आधारित हैं हम लोग, किसानों के लिए ही हम सोचते हैं, किसानों के लिए काम करते हैं। और मोदी जी ने किसानों के लिए कदम बढ़ाया, किसानों के मसीहा का सम्मान करने का काम किया और ये कहा कि वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उनके साथ हैं। और उनकी जो नीतियां हैं वो किसानों के हित में है, किसानों के हित में वो काम कर रहे हैं, मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं। और उनका जो विजन है वो गरीबों के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए समर्पित है। तो ऐसे में हम लोग उनके साथ आए और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्रीय लोकदल खड़ा है और खड़ा रहेगा। मोदी जी को किसानों का काफ़ी दर्द है। नहीं, बिल्कुल किसानों के लिए देखिए, उन्होंने किसान सम्मान निधि दी, किसानों के लिए जो है उनको उनकी उपज का मूल्य मिल रहा है, अच्छा मूल्य मिल रहा है। और जो काम 4 दशकों तक, अभी प्रियंका जी बात कर रही थी, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रख रही थी, पिछले 4 दशकों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कभी किसानों के मसीहा का सम्मान करने की बात नहीं हुई। इनके प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मैडम पहला राउंड है, मैडम पहला राउंड है, उन्होंने कभी चौधरी साहब के लिए लगातार बात हो रही थी कि चौधरी साहब को भारत मैडम दिया पहला जाए, राउंड है, चौधरी साहब को सम्मानित किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने उस काम को नहीं किया। और जब भारत रत्न मिला, ये बात मैंने आपके यहाँ पहले भी कही, चूंकि आज फिर प्रसंग आया, आपने किसानों की बात की, तो जब चौधरी साहब को सम्मानित किया गया, चौधरी साहब के सम्मान पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, तो कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग उसका विरोध कर रहे थे। उस पर उनको स्वागत करना चाहिए था, उसका सम्मान करना चाहिए था। तो जब ये एक तो सम्मान तो दिया नहीं और सम्मान मिल रहा था तो उसको स्वीकार भी नहीं कर रहे थे। सवाल करना चाहते थे जी, बिल्कुल करें आप। तनाव में क्यों इतना? नहीं, काहे का तनाव? कोई तनाव नहीं, डर डर के बैठे हो। नहीं अरे मैं ऐसा कुछ नहीं पूछूंगा। मेरी अनिला जी से आज एडवांस में बात हो गई नहीं, कि आज नहीं पूछना है। आपको ब्रजेश जी, आप यहाँ पे सवाल नहीं पूछेंगे, आप तनाव मत लो। आप उस भूमिका में हो, आपके सवाल आप जो मर्जी पूछिए, जो हमें जवाब देना होगा हम देंगे। हम उनके साथ हैं और वो किसानों के लिए। मैं इसीलिए आज उनसे पहले पूछ लिया कि बहन जी बताइए कि दुबे जी से आज कुछ पूछना नहीं, वो उनको पूछना होगा, हम एक दूसरे से पूछ लेंगे, हमारे उनके बीच में संवाद है। अच्छा तो बिना राय को ये बताओ, गन्ने का रेट क्या चल रहा है? नहीं, गन्ने का जो रेट है, गन्ने का रेट अभी अब फिर मिल जाएगा और जो कमी है वो पूरी हो जाएगी कि आपको वो उसकी कोई बहुत दिक्कत नहीं है किसानों के लिए। मुझे क्या दिक्कत? मैं तो अपने किसान भाइयों की दिक्कत की बात करता हूं। किसानों के लिए मोदी जी भी चिंतित हैं और योगी जी भी बिना राय बहुत गन्ना उगाते हैं, तो इनको न्याय मिले, मैं तो ये कहता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी भी किसानों के लिए ही चिंतित रहते हैं, किसानों के लिए ही वो सोचते हैं, काम करते रहते हैं और किसानों को भले के लिए ही जो कुछ होगा होगा। ऑलराइट, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। बताइए कि आज प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्म दिवस है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी पर निर्भरता कितनी है और क्या कारण है कि अब तक विपक्ष उनके किले को भेद नहीं पाया? रिसेंट इलेक्शन में थोड़ा कमजोर तो जरूर बीजेपी हुई, लेकिन आज भी वो इतनी पावरफुल है कि वो सत्ता में है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि 1 दशक तक बीजेपी से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और अब 11वां साल उनका पूरा हो गया है।
तो 11 साल बहुत बड़ा वक्त होता है और इससे पहले वो लंबे समय तक मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी को आप ये कह सकते हैं कि वो एक चमत्कारिक नेता के तौर पर इस देश में उभरे थे और 2014 में जब वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए तो उस समय जनभावनाओं का एक सैलाब उनके साथ था और मोदी पूरे देश में हर कोने में इतने पॉपुलर हुए कि बीजेपी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ, आंधी के साथ केंद्र की सत्ता में आई और लोग उस समय यूपीए की जो सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, जिसको लोग मौनी बाबा की सरकार कहने लगे थे, मौन मोहन सरकार कहने लगे थे, जिसमें कहा गया कि वो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, उन सब का पूरा फायदा नरेंद्र मोदी को 2014 के चुनाव में मिला और उसके बाद से उनकी लोकप्रियता में आज 11 साल बाद भी कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। अगर चुनाव पैमाना है तो 2 सरकारें उनकी बहुमत की बनी और तीसरी जो यह सरकार चल रही है इस गठबंधन की है और इसीलिए बीजेपी से एनडीए की सरकार कहने लगी है। ब्रजेश जी वो नेता हमेशा एक आशा की किरण बनकर आता है और जब वो 5 साल सरकार चला लेता है तो उसके बाद ये माना जाता है कि तमाम एंटी इनकम्बेंसी हो गई, तमाम कमियां हो गई, उंगलियां उठने लगती हैं, आलोचना होने लगती है, फिर उसका सत्ता में आना दोबारा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मोदी इन सब चीज़ों से परे रहे, वो अपनी छवि को साफ सुथरी बनाए रखने में कामयाब रहे, भारत की साख को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों जगह उन्होंने ऊंचा किया। विदेशों में खासतौर से भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर वो एक मजबूत राष्ट्राध्यक्ष और नेता के तौर पर वो माने गए और उनकी ये सब सफलताएं घरेलू स्तर पर भाजपा के लिए संजीवनी बनती रही। बीजेपी देश के कई राज्यों में सरकार बनाती रही, फिर वो सत्ता में जाती रही, लेकिन आज भी वो 19-20 राज्य ऐसे हैं जहां बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। तो ये एक काफ़ी खासियत रही है विश्व पटल से लेके। जब मोदी आए तब एक नारा आया मेक इन इंडिया का, फिर अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत किया जाए, धारा 370 का मामला आया, 1 पेंशन 1 नेशन का मामला आया, जीएसटी का मामला आया, कई सारे ऐसी चीज़ें आती रहीं समय समय पर जो मोदी ने लीग से हटकर अलग फैसले लिए और दुनिया के सामने रखा। लेकिन एक बात और है कि जब कोई सरकार में रहता है तो उसकी आलोचना भी होती है। मोदी की आलोचना नोटबंदी के दौरान हुई, काफ़ी हुई, और जब पुलवामा, पहलगाम ये सब अटैक हुए तब भी उनकी आलोचना हुई। लेकिन जब जब मामला आया, चाहे अभिनंदन को छुड़ाने का हो, चाहे पाकिस्तान के साथ अभी ताज़ा हालात जो बने युद्ध के, वहाँ पर मोदी ने राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए काफ़ी अटैक किए और काफ़ी नुकसान किया, आतंकवाद का सफाया किया। ये सब सफलताएं भाजपा मानती है और मोदी जी की सरकार में ये उसको उपलब्धि के तौर पर देखती है। लेकिन कुछ वादे ऐसे रहे जो पूरे नहीं हो पाए, जिनको लेकर आज भी अभी विपक्ष ने बातें कही, चाहे 100 दिन में महंगाई कम करने की बात रही हो, चाहे विदेश से काला धन लाने की बात रही हो, चाहे विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल की बात रही हो, वहाँ पर उनको आलोचनाओं का सामना करना पड़ता रहा है। फैसले जो लोग लेते हैं वो सियासत को ध्यान में रख के लेते हैं, तो उनको आलोचना के लिए भी, सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। वो देश में एक करिश्माई व्यक्तित्व हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं, इसमें आज भी कोई शक नहीं है। लेकिन उनके सामने उम्र के साथ साथ एक टर्म चल रहा है, एक दौर चल रहा है। अब विपक्ष में राहुल गांधी एक पूरे देश में स्वीकार्यता बनाने में जुटे हुए हैं। वही पूरे विपक्ष में एक ऐसे नेता भी हैं
जिनको पूरब से पश्चिम तक एक पहचान मिली है, लेकिन अभी मोदी से वो बहुत पीछे हैं और इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि जब मोदी युग का समापन होगा तब शायद राहुल गांधी का उभार हो। तो वो राष्ट्रभक्ति को जगाने के लिए, भारत को मजबूत बनाने के लिए चैन से सोने वाले नेताओं में से नहीं रहे। उन्होंने बार बार ये कहा कि वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और उस पर लोगों ने विश्वास किया। और जहाँ तक बात रही टिकट की, गांव गोद लेने की, जिसने लिया वो भी जीता और जिसने नहीं लिया वो भी जीता। सब मोदी के नाम पे जीते। जैसे गांव में कहते नहीं कि अरे बीजेपी टिकट पे किसी की लड़ाई दो जीत जात है, तो वो मोदी उसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर है। इस बात से कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। और बीजेपी का स्वर्णिम दौर भी मोदी के राज में रहेगा और जब तक वो सियासत में है तब तक उनकी स्वीकारता जारी रहेगी। ब्रजेश जी, मोदी ने सियासत से अपने परिवार को दूर रखा, जिसका आरोप परिवारवाद का हर नेता पर लगता रहा है। तो एक मामले में वो और कामयाब रहे हैं यहाँ पर, और देश को स्वच्छ भारत का संदेश दिया कि भाई साफ सुथरे हो जाओ। आयुष्मान कार्ड दिया कि गरीब लोग अपना इलाज करा लें। कोविड में बहुत हल्ले मचा, लेकिन वैक्सीन बनाकर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों की जान बचाई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उपलब्धियां तो बहुत हैं और उम्र का एक लंबा दौर बीत चुका है। आने वाले कितने सालों तक वो देश की सेवा कर पाएंगे? अभी जो उनकी ऊर्जा है वो एक लंबी पारी खेलने की दिखाई पड़ती है। जनता मालिक है लोकतंत्र में, वो 5 साल बाद चुनाव होते हैं, वो क्या फैसला सुनाती है वो इस पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बहुत सारे बसंत, पतझड़, धूप, छांव सियासत में रहने वाले लोग देखते हैं, लेकिन मोदी जैसे बिरले लोग कम होते हैं जो लगातार शीर्ष की ओर बढ़ते जाते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ना कमाल नहीं है, एवरेस्ट पर टिकना कमाल है और वो वहां पर टिके हुए हैं। बड़ी ऊंची बात कही वीरेंद्र जी ने। इस बात से बहुत लोगों को समझना चाहिए। तो सुनिएगा कि हदें शहर से निकली तो गांव गांव चली और कुछ सुनहरी यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर धूप का किया तो ये तजुर्बा हुआ कि वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। और कहते हैं कि ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, वैसे तो मुझे गिराने में लोग खुद कई बार गिरे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बड़ी पते की बात आपने कही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहने के लिए। बहन भाइयों, इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार विनय राय जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी यूएसपी पॉलिटिक्स में क्या मानते हैं? सबसे बड़ी जो उनकी इच्छा शक्ति और साफगोई सबसे बड़ी चीज है। और आज की बात में कहूं, अनुशासन प्रिय व्यक्ति हैं। उनके सामने आप लगातार देखें, चाहे वो संगठन में रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने बड़ा सा बड़ा व्यक्ति अपना साहस खो देता है। वो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, अपोजिशन के लोगों को भी देख लीजिए। अभी आप बिहार में वोट चोरी की बात करें, पप्पू यादव जी फिदा हो गए। तो मसला वो नहीं है, जो उनके सामने आता उनके अंदर एक सम्मोहन शक्ति है, वो अपनी तरफ आकर्षित कर कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जो विपक्ष आरोप लगाता है विजय जी, तो मुद्दे में कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ईवीएम, बार बार मुद्दा उठता है कि आप बैलेट से चुनाव करा लो। तो ईवीएम लेके कौन आया? उस समय नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं थे, सत्ता में कांग्रेस थी, ईवीएम लेके आई, चुनाव आप हार गए। और आज की तारीख में अगर आप कह रहे हैं एक घर से 400 वोट है, 800 वोट है, तो यही तो कहा जा रहा है कि आप अपने बूथ एजेंटों को तैनात करिए, हर जगह से गलत नाम कटवा दीजिए। जो मुद्दा वो बीजेपी लेकर आई, उसी मुद्दे के साथ कहीं न कहीं कांग्रेस ने अपने आप को इंडोर्स कर लिया है और खुद नाम कटवाने के लिए आगे के दौड़ रही है। पहले तो आरोप लगाई कि माइनॉरिटी का नाम कट रहा है, फिर लोगों ने कहा विपक्ष के लोगों का नाम कट रहा है, अब वो कह रहे हैं कि एक ही जगह पे इतने इतने वोटर हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि मुद्दों के आधारित। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिहार का उदाहरण विनय जी प्रस्तुत करता हूँ। बिहार में 20 सालों से ज्यादा के वक्त से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको विपक्ष मुद्दा नहीं बना रहा। विपक्ष के लिए मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं बिहार के लिए, जबकि इनको बनाना चाहिए था नीतीश कुमार को मुद्दा।
और ये वहां भी मोदी से लड़ रहे हैं। नहीं, वही तो गलती कर रहे हैं। जब आप मुद्दा ले आएंगे नरेंद्र मोदी को, तो फिर उनके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। नीतीश के पास तो एज फैक्टर था, आप उस पर जा सकते थे, कम से कम प्रशासनिक गुण दोष पे जाते ना जाते। लेकिन आज की तारीख में नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने के लिए कई चीजें थी, और सबसे बड़ी चीज है नीतीश कुमार भी कम जादूगर नहीं है। जीतेगा कोई, मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार, चाहे वो तेजस्वी जीते हो चाहे वो बीजेपी जीती हो। तो ये तो चमत्कार कहते हैं ना, सत्ता जिधर जाएगी कुर्सी को उधर ही जाएगी। सर, अगर मैं पॉलिटिक्स में होता तो मैं नीतीश जी की तस्वीर हमेशा अपने सामने रखता, पर्स में उनकी फोटो रखता, और मोबाइल पे क्या वो बोलते हैं मैडम जिसको कवर पेज बनाते हैं, स्क्रीन सेवर, वॉलपेपर, मैं नीतीश कुमार का लगाता। ये अगर मैं पॉलिटिक्स में होता तो। वैसे मैं दुबे जी से भी बहुत प्रेरित हूं, लेकिन मैं नीतीश कुमार जी से ज्यादा प्रेरणा लेता हूं पॉलिटिकल मामलों में। नहीं, नंबर गणित देखिए ना, कि नंबर कम से कम रहने के बावजूद सीएम रहना ये छोटी बात नहीं है। हर आदमी संघर्ष करके सोचता है नंबर हमारे ज्यादा आएंगे तो हम सीएम बन जाएंगे। आप जीत रहे हैं 80 सीटें, वो जीत रहे हैं 30 सीट, तब भी सीएम वही। आप जीते हैं 100, वो जीते हैं 40, तब भी सीएम वही। तो ये तो काबिलियत है नीतीश कुमार की। लेकिन सर, एक काबिलियत और है सर, मुद्दा नहीं है दुनिया के इतिहास में डेमोक्रेसी में सर, कभी एक ऐसी भी पार्टी है जिसको कभी बहुमत नहीं आया, लेकिन वो आदमी हमेशा मुख्यमंत्री रहा सर। ये नीतीश कुमार ये नीतीश कुमार है। ये लोग उनसे प्रेरणा नहीं लेते हैं सर। बहुत शुक्रिया। है ना कि गलत जगह जब युद्ध लड़ने जा रहे हैं, रजनीश ने एक अच्छा कोट कहा था, ब्रजेश जी, काम आता है कि दोस्ती आप किसी से करिए, दुश्मनी अपने बराबरी वाले से करिए। तो कृष्ण सुदामा की दोस्ती तो आपने सुनी है, लेकिन कभी दुश्मन सुना है कि किसी रिक्शे वाले से जाके बड़ा बाहुबली टकरा गया हो? तो दुश्मनी जब आप करते हैं तो अपने बराबरी का चुन लीजिए, तभी दुश्मनी करिए। तो आज की तारीख में अगर नीतीश कुमार साहब लड़ रहे हैं या नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं खासतौर से, तो आपको नरेंद्र मोदी जैसा बनना पड़ेगा, तभी आप नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे। बहुत धन्यवाद आपका विनय जी, बहुत शुक्रिया। मैं प्रियंका जी को आमंत्रित करता हूं। प्रियंका जी, आपके लिए काफी सीख, सबक और संदेश है कई सीनियर लोगों के। आप वो समझने को तैयार क्यों नहीं बिहार में मुद्दा नीतीश कुमार होने चाहिए? आप मोदी से हर जगह लड़ने क्यों पहुंच जाते हैं? देखिए, वास्तविकता ये है कि जब मोदी जी का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें एक चैप्टर मणिपुर का भी लिखा जाएगा, जो बिल्कुल काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और उसके लिए पूरे देश, मतलब पूरा देश समझता है कि मणिपुर हमारा एक हिस्सा था। पर प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2 साल से वहाँ ना जाकर अब वो पहुँचे हैं। खैर, राहुल जी तो वहाँ पर 3 बार 4 बार भी जा चुके। पर हकीकत ये है कि आज भी वहाँ पर कुछ लोग कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं, और वो ऐसी स्थिति में रहने के लिए मजबूर हैं जहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता। तो वास्तविकता ये है कि मोदी जी को मणिपुर से तब तक मतलब नहीं था जब तक असम में चुनाव नहीं था। अब असम में चुनाव आया है तो मणिपुर याद आया है। अब बिहार जब पहुंचते हैं मोदी जी, तो मुझसे पूछा तो जाता है कि भैया आप ये मोतिहारी की चाय चीनी वाली पीने जा रहे थे, अब वो मोतिहारी की चीनी मिल कहाँ गई? वो तो गायब हो गई। बिहार में मुद्दा मोदी है आपके लिए? अरे जब मोदी जी अपनी माँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, आप ये बताइए कि माँ को बीच में ले आए, उसके बाद अब क्या बचता है? आप बताइए, माँ के सम्मान पे चुनाव हो रहा है। चीफ मिनिस्टर कौन है बिहार का? बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी हैं। किसकी सरकार चल रही है संयुक्त रूप से वहां पे? अरे भाई, नीतीश कुमार जी आपको कहीं दिखते हैं? कभी उस सीएम फेस वही तो आपसे पूछा, मुद्दा आपने बनाना है कि मुझे? नहीं, मुद्दा तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि इससे अभी क्या चल रहा है। अभी वोट अधिकार यात्रा चल रही है, तो मुद्दों पर ही तो राजनीति हो रही है। मुद्दों पर ये राजनीति होगी कि इस तरीके से वहां पर अडानी जी को 1 रुपए में 1000 करोड़, मतलब 1000 एकड़ जमीन दे दी जाती है। 10 लाख उसमें आम के पेड़ और अन्य जो है पेड़ भी लगे हुए होते हैं। आप अभी किसी किसान से पूछिए, अभी यहाँ पर दुबे जी बैठे हुए, बताएं कि कोई किसान को अगर मुर्गी पालनी हो, गाय के लिए डेयरी फार्म खोलना हो, कुछ किसानी करनी हो, तो क्या उसको 1 एकड़ जमीन भी सरकार फ्री दे देगी? 1 रुपए में दे देगी? बताइए। ऑलराइट, मैं अनिला सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ। भाई, जब चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़ा जाता है, बार बार आप लोग मोदी जी को आगे करके चुनाव क्यों लड़ते हैं? अगर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वहाँ संयुक्त सरकार है, आप वहाँ छोटे भाई की भूमिका में हैं, उसके बावजूद मोदी जी को ये लोग विपक्ष मुद्दा क्यों बनाता है वहाँ पे? देखिए, मैं सुन रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता को भी सुन रही थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रही थी। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को बता दूं, ये जो मणिपुर का यहाँ पे इन्होंने चर्चा करी है, क्योंकि इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी है, थोड़ा कंफ्यूज रहती है, जियोपॉलिटिक्स की इनको शायद इतनी जानकारी नहीं रहती होगी, या मैं कहूँ कि राहुल गांधी जो है हैंड इन ग्लव्स है। सबको पता है कि मणिपुर में जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी, उसमें बांग्लादेश का कितना हाथ था और बांग्लादेश के पीछे किसका हाथ था। ये तो मैं मौजूदा सरकार की तारीफ करूंगी, प्रशंसा करूंगी कि बहुत ही इंटेलिजेंटली
उसको हैंडल कर दिया गया, नहीं तो पूरे प्लान थे कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को आग में झोंक दिया जाए। और हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे करके जो भी गाना गाते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं, उस फोर्सेस के साथ खड़े रहते हैं। तो इनको ये मणिपुर में तो स्लोगन की बात कर रही है मैडम, क्या मणिपुर की हिंसा के बीच के पीछे, मैडम एक सेकंड, क्या मणिपुर की हिंसा के पीछे आप मानती हैं कांग्रेस पार्टी है? मैडम एक कंप्लीट कर बिजली कौन सप्लाई कर रहा है? आप सुन लें एक बार उनकी बात। प्लांट झारखंड में लगाएंगे, बिजली आप सप्लाई करेंगे, यहाँ बैठ के एक बार बात हो जाए फिर आप रास्ते करेंगे। एक बार बोले, जन्मदिन है, मैं चिल्लाऊंगी नहीं। आप बोले। लोगों को चिल्लाने की आदत है, कविताएं पढ़ने की आदत है, कुछ काम धाम है नहीं। मैं विदेशी बिल्कुल, आप देखिए जो यूएस बोलेगा आपके वो पास क्या तो होगा, काम है, बिल्कुल आप ही कर रैट्रिक लीजिए। होता है राहुल गांधी। जो पाकिस्तान बोलेगा उसी वो एको करते हैं राहुल गांधी। और मैं आपको बता रही हूँ, जब जब डिस्टर्बेंसेस हुई हैं भारतवर्ष में, आप देख लीजिए किस तरीके की एक्विंग होती है कांग्रेस पार्टी। और मैं गलती नहीं मानती, अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है भाई, मानसिकता तो वही है। अनिला जी, आपने अंग्रेजों विदेशी की से क्वेश्चन किया चापलूसी था और कि जासूसी आप- कौन कर रहा था, आपको ये नरेंद्र आप बता मोदी के जी में जाइएगा। क्या अच्छा लगता है? अरे भाई आप जी। बताती तो है प्रश्न आप मुझसे भी पूछ और लो। हाँ, उसके अच्छा बाद आप बताइए कि ये आपको भी मैडम किसी एक सेकंड रुक आनी खंबा नोचे, जाए प्रियंका आपको जी, एक personal सेकंड रुक comment मेरे ऊपर जाए। करके आप जब जाती बोल है। रही थी तो मैंने किसी उससे को पता बीच में चलता है बोलने कि नहीं आपके दिया। पास कुछ बोलने के आपने लिए है इतना ही। संयम होना चाहिए, थोड़ी देर रुक जाए, एक नहीं, बार नहीं, बात ये पूरी जो हो जाने पर्सनल दें। कमेंट आप कर रही हैं, ये तो किसी आपने आने जवाब के दे लिए दिया, खंबा पर नोचे। पूरे दौरान तो नहीं बोलना। और सबसे बड़ी चीज ओके, ये आप है मुझे कि बताइए आपको अनिला topic जी पे बात की करना ही नहीं, आपको मोदी बढ़ जी के में आप क्या आती ही नहीं यूएसपी है। दिखती है? विदेशी आपके में पास आपकी topic आवाज ही नहीं है आ रही है, discussion के महिला लिए। चिल्ला रही हैं आपके बगल में बैठ के। थोड़ा आगे, एक मिनट डिबेट बढ़ाएं आगे। भाई आप डिबेट करने बैठाते हैं, इनको इनसे बोला करिए कि पर्सनल कमेंट करना है तो दो तो दो बार आपने बाहर बोल दिया, निकल आपने लिया काउंटर कर दिया, पर पूरे वक्त तो नहीं मतलब बोलना। हद है। थैंक यू। बोलने के ओके, लिए कुछ अनिला जी बचता मुझे नहीं बताइए है, कि तो मोदी जी की दूसरे क्या प्रवक्ताओं को यूएसपी personal comment करो। आपको ज्यादा पसंद है? जी जी, देखिए पहली बात तो ये है कि प्रियंका गुप्ता के ऊपर मैंने कोई पर्सनल कमेंट नहीं किया, मैंने कांग्रेस और इनके नेता के बारे में कहा है, ठीक है। नहीं, क्या और कहा है? राहुल गांधी जी के ये पर्सनल जो लाइफ पे आपने भी मैंने कोई स्लोगन कमेंट अभी नहीं किया स्लोगन कि वो अभी थाईलैंड बोला जा रहे है, हैं, कि ये मलेशिया जा रहे किसने हैं, वहाँ कहा? क्या कर रहे हैं, मैंने ये उनकी टुकड़े व्यक्तिगत होंगे, लाइफ टुकड़े के बारे होंगे, में ये क्या कुछ है? नहीं कहा। ये इसके कहा आगे क्या बोला था? इन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी की माँ, नरेंद्र मोदी जी अपनी माँ के आधार पे चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये नरेंद्र मोदी जी की माँ को गाली किसने दी? अरे पूरा पता करिए ना भारतवर्ष किसने जानता दी है। भाई, जी। है हमारे ना। तो और किसी ने नहीं दी। Thank you, madam. मैडम गाली किसने दी वही तो सवाल है, जिसने गाली दी वो मानसिक रूप से बीमार था, वो जेल में है, उसकी कंप्लेन हमने करी, आपने तो कंप्लेन करी नहीं। आप उनका नाम भी ले सकती हैं, ये महिला न कहे मैडम, प्लीज तो मैं हूँ। बी रिस्पेक्टफुल विद ईच अदर। नहीं। सम्मान से एक दूसरे के साथ। मैं फराज किदवई जी को आमंत्रित कर लेता हूँ, कृपया आप लोग आज, भाई मोदी जी का जन्मदिन है, आज तो न लड़िए, रुक जाइए आज। हाँ, मतलब ये लगातार बोल रही हैं, कुछ नहीं, काम वो धाम है आपको नहीं, असल में कविता उनकी प्लानिंग पाठ है। करेंगी, प्रियंका चिल्लाएंगी, गुप्ता बहुत तथ्य प्लानिंग बोलते करके आई नहीं हैं प्रॉब्लम कि है आज आपको डिस्टर्ब करना है। ओके, फराज किदवई आप मुझे नहीं, बताइए। ये प्रियंका जी की पुरानी आदत है। इन ऑलराइट, लोगों तो ने मुझे जो बताइए व्यवस्था है ना, कि कांग्रेस की, मोदी इसको जी से चिल्लाने के निपटने अलावा की कोई कुछ नहीं राजनीतिक आता। रणनीति और है? दूसरा किदवई साहब हर बार ने आप कहा कैसे था ना, ऐसे कर संजय लेते हैं जोत के बारे कि में। मोदी जी ही मुद्दा बनते हैं, जब चाहे गांव प्रधानी का चुनाव हो और चाहे प्रधानमंत्री का। नहीं तो किस पर ब्रिजेश जी एक सेकंड, आप मुझे टाइम दीजिए। वो बिहार में आप देख लीजिए, बड़े बड़े मैडम, आपको posters खूब में टाइम दे आपको दिया, अब मोदी आप जी प्लीज दिखाई वेट देंगे। करिए। सुन लीजिए, प्लीज वेट। मोदी जी दिखाई देंगे और आपको नीतीश जी दिखाई देंगे हमारे Okay, पोस्टर्स में। go ahead, और बोलिए। वहां पे बड़े फराज बड़े किदवई, होर्डिंग्स go होंगे, ahead। उसमें आप केवल बोलो सर। तेजस्वी जी धन्यवाद होंगे। मैडम, धन्यवाद, केवल- थैंक यू मैडम, धन्यवाद। बोलिए सर। देखिए, सबसे पहले तो फिर दुबे जी हमारे बड़े भाई हैं, पिछली डिबेट की तरह फिर इनसे थोड़ी बात हो जाए। दुबे जी मुद्दा नहीं है आज, मोदी जी मुद्दा है। हम मुद्दे पे ही आ रहे हैं, हम मुद्दे पे आ रहे हैं। हमारे भाई ने अभी मोदी जी के बारे में बात की कि किसानों के वो मसीहा हैं, किसानों के लिए ये किया, किसानों के लिए वो किया। लखीमपुर में इनके मिनिस्टर के बेटे ने किसानों के ऊपर जीप चढ़ा करके, गाड़ी चढ़ा करके उनकी हत्या की, तो वो तो उनके मंत्री पुत्र थे। हार गए वो। अरे हारे चाहे जीते, निकाल दिया पार्टी मुकदमा से। चल रहा है। पार्टी से निकाल दिए गए क्या वो? है पार्टी क्या? में। अच्छा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को खालिस्तानी कहा था कि नहीं कहा था? इसका मुझे जवाब दिया जाए। क्या इनकी सांसद ने यह नहीं कहा था कि महिलाओं के साथ किसान आंदोलन में छेड़छाड़ हो रही है? छेड़छाड़ मैं बोल रहा हूं, उन्होंने बहुत गंदा शब्द बोला था। तो फिर से मैं बोलूंगा कि अगर किसानों की बात हो रही है तो किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। आज किसानों की क्या दुर्दशा है, कितने किसान रोज खबर आती है कि आत्महत्या कर रहे हैं। अब इस पर इससे ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। दूसरी बात यह, अभी ग्लोबल डिप्लोमेसी की बड़ी बात हुई। देखिए क्या है कि नरेंद्र मोदी जी से पहले जो सरकारें थी ब्रिजेश जी इस देश में, उसने आतंकिस्तान को यानी कि पाकिस्तान को बिल्कुल अलग थलग कर रखा था। आज यूएसए, चाइना,
रशिया, ये सब अब पाकिस्तान को अपना एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहे हैं। और ट्रंप साहब मोदी जी के दोस्त, मोदी माय फ्रेंड, हाउडी मोदी, बॉन्जोर मोदी, और क्या हुआ था वो अभी भी जन्मदिन की बधाई दी, माय डियर फ्रेंड लिखा। माय डियर फ्रेंड, नमस्ते ट्रंप। उन्होंने क्या कहा है पाकिस्तान को? पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन। मतलब ये तो आज तक मुझे लगता है कि पिछले 3-4 जो यूएस प्रेसिडेंट हुए हैं उनमें से किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि पाकिस्तान को एक ग्रेट नेशन बोलें। किस लिए हिम्मत नहीं पड़ी? कि भारत में हमेशा से मजबूत प्रधानमंत्री रहे हैं। अब सुनिए, एक बात बस 10 सेकंड दे दिए, 20 दिया। चलिए रशिया जो हमारा, हम ग्लोबल डिप्लोमेसी पे बात करेंगे, रशिया हमारा एक हमेशा से बहुत हितैषी रहा है ऑल टाइम। क्रेमलिन का यह स्टेटमेंट है, डिमिट्री पेस्कोव, उनके जो स्पोक्स पर्सन है क्रेमलिन यानी कि वहां का व्हाइट हाउस, के उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ वो अपनी रिलेशनशिप को बहुत वैल्यू करते हैं। तो रशिया, यूएसए उसको ग्रेट नेशन बता रहा है, थैंक यू क्रेमलिन उसको वो बता रहा है। थोड़ा एक सेकंड, किसानों से क्रेमलिन तक समाजवादी पार्टी का सफर, बहुत शुक्रिया आपका। अनिल दुबे जी की बारी है। मैडम प्लीज वेट, जरा दुबे जी बोल लें। अगर आप कहें तो मैं इनको मौका ना दूं, आपको बुलवा लूं, जैसा आप तय कर लें, बताइए। अरे अनिल दुबे जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। अब देखिए ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं खराब कर, अरे मैं आपकी परमिशन लेके, आप जो है तिली लगाने की कोशिश करते हैं पर आप आग लगवा नहीं पाते हैं, हर बार फेल हो जाते हैं। आरएलडी आई रे, क्या हुआ था हाथरस में दुबे जी? अरे आप भी ऐसी बात करो, आरएलडी तो आई ही है, और उसमें चर्चा करने तो बताइए कि मोदी जी की यूएसपी क्या मानते हैं आप? अरे मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, मोदी जी के लिए देश के लिए विजन है। और अभी किसानों की बात फराज भाई कर रहे थे, उन्होंने किया। भाई आप इस पर क्यों नहीं सवाल करते हो कि किसानों के लिए जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की? उसी कांग्रेस से तो आपके दोनों लोगों का समझौता है। आप जो है हमदर्दी की बात करते हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस ने क्यों नहीं लागू की थी? आप उन्हीं के साथ खड़े हो। तो इन सवालों पर जाने का आप दोनों मिलकर दुबे जी को होस्टाइल कर रहे हो, और मैं इसको कभी सपोर्ट नहीं करूंगा इस बात। आप होस्टाइल मत करो उनको, बोलने दो। आप बोलो सर, आप बोलो। ये दो मिलकर आवाज दबाने की कोशिश आलोचना करना आपका काम है, आलोचना आप करिए, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनको भी आपको स्वीकार करना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो है हर मोर्चे पर काम हो रहा। अब वो कह रही है कि मुर्गी पालन और या इस तरह, आपको पता होना चाहिए कि लघु उद्योग में सबको जो है लोन दिए जा रहे हैं, जमीनें दी जा रही हैं। अच्छा एक बार हमको 10 सेकंड दे दीजिए। अनिला जी आप कुछ कह रहे हैं, अब हो गया, आप दोनों लोग शांत होइए, इन दोनों को आप आवाज। थैंक यू, धन्यवाद। ओके अनिला जी 10 सेकंड, अनिला जी 10 सेकंड बोलिए। देखिए मैं क्या बताऊं, मतलब कभी कभी मुझे ताज्जुब भी होता है। प्रियंका गुप्ता तो खैर यहाँ पे डिरेल अच्छा ये बता दीजिए, मोदी जी की डिग्री एनडीए मिल का गई कोई मैडम? बोलेगा इनको बीच मेरे में नेता बोलना की है। डिग्री मैं दूसरी दिखा बात सकती ये हूँ, अपने समाजवादी नेता की पार्टी डिग्री की दिखा आपकी आवाज जा रही है, लोकसभा टाइप सिस्टम है, आप बोलो। मैडम डिग्री पे बात आप बोलो मैडम। आप हमेशा पढ़ाई लिखाई की बातें करती हैं, मैं पूछ रही हूँ प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखा दीजिए। आज उनका जन्मदिन है, कम से एक कम दूसरे आज के तो लिए दिखा सम्मान के दीजिए। साथ। किदवई साहब आपने पाकिस्तान की यहाँ पे जिक्र किया, और सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो है, अमेरिका ने जब आप लोगों की कांग्रेस की जब सत्ता रही है कि उस वक्त का मैं बता रही हूँ, जबकि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, वहां पे हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारत को एक बनकर खड़ा होना चाहिए। मैडम सिर्फ 10 सेकंड बचे हैं, आप प्लीज खत्म करो। एयरबेस की तरह हमेशा यूज किया, और कांग्रेस की सत्ता भारत में किसी और दिन टाइम देंगे। और अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम थैंक यू, धन्यवाद। 10 सेकंड सर, आप अभी आप नहीं दे पाऊंगा, विज्ञापन का टाइम ना खराब मैं करो तो सर। जवाब दे नहीं पाएंगे कि इन्होंने डिरेलर यहाँ बैठा रखी है। 10 सेकंड फर्क किदवई साहब, अब विज्ञापन पर समझौता नहीं होगा, मैं अब डिबेट बंद कर दूंगा। बोलना मुझे भी आता है। चाहे कितनी सिफारिश कर लो सर, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं। बोलो सर, कंटिन्यू सर। आदरणीय मोदी जी की ये आपने आप यूएसपी बोला, पूछिए रे, क्या समझ कर में रहे नहीं हैं? आया। बेहद बदतमीज महिला है आप। ये डिरेलर क्या अच्छा होता है? धन्यवाद, आप दोनों, आप नाम सभी नहीं का पता बहुत मेरा, शुक्रिया। बोल नहीं सर पाती अब आप क्या मेरा करूँ, नाम। यहाँ ऐसे माहौल उत्पन्न हो गया सर। This is आप nonsense सभी that का you are बहुत बहुत doing. शुक्रिया, बता दूं मोदी जी। बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जीनत सिद्दीकी मिलेंगी, जो बताएंगी कि गैंगस्टर गोल्डी बरार को उत्तर प्रदेश में फायरिंग कराना कितना महंगा पड़ा। एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर के बाहर हुई फायरिंग के मामले में यूपी की एसटीएफ ने गोल्डी बरार गैंग के 2 शूटर्स को मार गिराया है, और इतनी गोलियां पड़ी हैं उन गैंगस्टर्स को कि गोल्डी बरार को सीधा संदेश गया है। और हाथरस में ये आरएलडीआई कांड क्या हुआ है, और लखनऊ से बाई रोड अचानक जयंत चौधरी क्यों पहुंचे हैं, इसके पीछे की कांड क्या है, पूरी जानकारी और अपडेट के साथ जीनत सिद्दीकी
थोड़ी देर में पेश हो रही हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।